हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लघु बीजाणु जनन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है ना, जो कि पिछले वाले टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है ना। पिछले टॉपिक में हम लोग ने क्या पढ़ा था, परागकोशीय संरचना। ठीक, तो हम लोग देखते हैं लघु बीजाणु जनन। ठीक है ना, यहाँ पे एक शब्द लिखा है लघु। ठीक, क्या लिखा है, लघु। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जहाँ पे लघु शब्द आए उसका मतलब होता है नर, ठीक है ना, और जहाँ गुरु शब्द है उसका मतलब क्या होता है, मादा, ठीक है ना। जिन लोगों ने पिछली वीडियो ना देखी हो वो जाके पिछली वीडियो देख सकते हैं, ठीक है ना, तभी अगला टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है ना, तो लघु बीजाणु जनन यानी कि हम लोग यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, नाम से क्लियर, यहाँ पे लिखा नहीं है नर, लेकिन जहाँ भी लघु लिखा होगा उसका मतलब क्या होता है, नर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, नर की, यानी कि नर में बीजाणु बनने जा रहा है। ठीक है ना, क्या बनने जा रहा है, बीजाणु बनने जा रहा है। और उसी जनन को हम लोग बोलते हैं जनन, ठीक है ना, लघु बीजाणु जनन। यानी कि हम लोग कह सकते हैं क्या कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका से, ठीक है ना, बीजाणु का बनना यानी कि परागकण का बनना क्या कहलाएगा, लघु बीजाणु जनन कहलाएगा। ठीक है ना, तो इसमें सबसे पहले क्या होता है देखते हैं, इस क्रिया के अंतर्गत परागकोश तथा परागकणों का परिवर्तन होता है। अब परागकोश हम लोगों ने दिखाया था पिछले स्ट्रक्चर में, ठीक है ना, पिछली वीडियो में उसमें परागकोश की संरचना देखे थे। और उसी परागकोश के अंदर, ठीक है ना, उसी परागकोश के अंदर क्या होता है, परागकण का निर्माण होता है, परागकण का विकास होता है, उसका परिवर्तन होता है। ठीक है ना, एक तरुण परागकोश, तरुण मतलब क्या होता है, नया, ठीक है ना, नया नया, ठीक है ना, नवयुवक कह सकते हैं। कैसा, नवयुवक या नया, ठीक, या फिर मैच्योर कह सकते हैं। तो एक नए परागकोश या तरुण परागकोश के अनुप्रस्थ काट, मैंने कहा था अनुप्रस्थ काट का मतलब ऐसे कोई चीज है इसको ऐसे कट कर दो तो अनुप्रस्थ काट होती है। तो अनुप्रस्थ काट देखने को पता चलता है कि विविधकी कोशिकाओं का एक क्या होता है, समूह होता है। विविधता की कोशिका क्या होती है, एक ऐसी कोशिका होती है जो जीवित होती है और डिवाइड करने की क्षमता रखती है, ठीक है ना, जो क्या होता है बाह्य त्वचा से घिरा रहता है। अब हम फिगर में देखते हैं ये है, ठीक, ये परागकोश का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे क्या होता है, विभाजित क्या होती है, कोशिकाएं होती हैं, ठीक है ना, वो क्या करती हैं, उनका एक समूह होता है जो बाह्य त्वचा द्वारा घिरा होता है। अब मैंने दिखाया यहाँ बाह्य त्वचा है, ये क्या है, बाह्य त्वचा। जितने भी लेयर पूरा किनारे किनारे दिखेगा ये सब यहाँ पे क्या होगी, ये परागकोश की बाह्य त्वचा होगी। तो यहीं पे क्या होती हैं, ये कौन सी कोशिकाएं, विविधकी कोशिकाओं, ये सभी कोशिकाएं यहीं पे होती हैं, ठीक है ना। ये सब चारों में होती है, मैंने केवल एक दिखाया है, ठीक है ना, इसी तरह चारों में होती हैं। ठीक, अब उसके बाद बाह्य त्वचा के नीचे की अधोस्तरीय कोशिकाएं। अब जो बाह्य त्वचा यहाँ पे थी ये बाह्य त्वचा हो गई, ठीक है ना, ये पूरी क्या है, बाह्य त्वचा है। इसके नीचे की कोशिकाएं होती है दीर्घाकार स्पष्ट केंद्रक और गाढ़े जीवद्रव की उपस्थिति के कारण अन्य कोशिकाओं से भिन्न हो जाती हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ सेल्स होती हैं, ठीक है ना, ये कुछ सेल्स होती हैं, उन्हीं सेल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, विभाजक कोशिकाएं। अभी क्या करेंगे, धीरे 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 क्या करेंगे, और सभी कोशिकाओं जो पूरे सेल्स में कोशिकाएं हैं, इसमें परागकोश में कोशिकाएं हैं, उनसे क्या दिखने लगेंगी, अलग दिखने लगेंगी, ठीक है ना। और फिर उस अलग कोशिका को हम लोग क्या कहेंगे, प्रपशु कोशिका। एक यहाँ कोशिका ऐसी बनेगी जिसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रपशु कोशिका कहेंगे, ठीक है ना, क्या कहेंगे, प्रपशु कोशिका कहेंगे। अब कुछ करिए, प्रपशु कोशिका सबसे पहले ये इसका निर्माण हुआ है, ठीक है ना, ये तो बाद की बात है, ये बाद में बना स्ट्रक्चर। पहले पहले क्या था, एक विभाजक कोशिकाएं ढेर सारी, और उसने क्या किया, एक इस तरह से एक सेल बना ली यहाँ पे, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रपशु कोशिका कहेंगे, आर्किस्पोरियल सेल कहेंगे। ठीक, अब जो प्रपशु कोशिका होती है वो क्या करती है, परिणत विभाजन करती है, ठीक है ना। विभाजन करने के बाद में क्या होता है, बाहर की ओर एक प्राथमिक वित्तीय कोशिका, ठीक है ना, बाहर की ओर क्या करती है, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो ये चीज बाहर की साइड हुई और अंदर की साइड ये हुई, ठीक है ना। तो यहाँ पे बाहर साइड ये हुई, अंदर साइड ये हुई। ठीक, तो बाहर की ओर क्या करती हैं लोग, प्राथमिक वित्तीय कोशिका बनाती हैं। ठीक, ये बाहर की लेयर जो बन जाएगी प्राथमिक वित्तीय कोशिका होगी, और अंदर की तरफ एक क्या बनाएंगी, प्राथमिक पुंज बीजाणु कोशिका, ठीक है ना, अंदर की तरफ क्या बनाएंगे, प्राथमिक पुंज बीजाणु कोशिका बनाएंगे। ठीक, ये हो गया। ठीक, अब क्या होती है, ये दोनों कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती है। कौन सी कोशिकाएं, जो प्राथमिक वित्तीय कोशिका है, बाहर वाली कोशिका है, यानी कि ये सब कोशिकाएं जो है, ठीक, ये सब कोशिकाएं क्या होंगी, कंटिन्यूअसली क्या करेंगी, डिवाइड होती रहेंगी। और अंदर में कोशिका ये भी क्या करेंगी, डिवाइड होती रहेंगी, ठीक है ना। कौन सी कोशिका, प्राथमिक पुंज बीजाणु कोशिका। ठीक, ये दोनों कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती हैं। विभाजन के फलस्वरूप प्राथमिक वित्तीय कोशिका 3 से 5 वित्तीय लेयर बनाती है, ठीक है ना। जो प्राथमिक वित्तीय कोशिका थी यानी ये लेयर जो थी वो क्या करते हैं, 3 से 5 लेयर बनाती हैं। ठीक, वो लेयर हमें देखने मिलता है कि यहाँ पे, ठीक, देखो यहाँ पे
1 2 3 4 इसी तरह यहाँ पे लेयर बना रही हैं, ठीक यही है। और जो जो ये वाली कोशिका पुंगाणु कोशिका ये करती हैं, ये लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण करती है, जो रेड फिल्म से बना हुआ है, ठीक है ना। ये क्या करती हैं, ये जो रेड फिल्म से बना हुआ है लघु बीजाणु मात्र कोशिका इनका निर्माण करती है। और बाकी जो यहाँ लेयर्स हैं, ठीक है ना, 3 से 5 लेयर्स हैं, ठीक है ना, वो कौन उसका निर्माण कौन करती है, प्राथमिक द्वितीय कोशिका करती है, ठीक। ये अंतर पता होना चाहिए, ठीक। उसके बाद इनमें बाह्य स्तर के नीचे वाली परत की कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक, अंतःस्तर कहते हैं। देखो बाह्य त्वचा के नीचे ही एक और लेयर है यहाँ पे, ठीक है ना, इस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, मध्य परत कहते हैं, ठीक है ना। हम थोड़ा साइड जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग आगे देखते हैं इसके और लेयर के बारे में, ठीक। तो अभी हमने क्या बताया कि अगला पॉइंट देखते हैं आप कि ये जो होता है बाह्य त्वचा के नीचे ये वाली जो लेयर है, ठीक है ना, ये वाली लेयर ये हमारी क्या बनाती है, अंतःस्तर बनाती है, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, अंतःस्तर, ठीक। अभी पिछले पॉइंट में देखा कि इसको हम लोग अंतःस्तर कहते हैं। अब उसी अंतःस्तर के नीचे, ठीक है ना, वाली 1 से 5 वृत्तीय कोशिका है, उसी अंतःस्तर ये जो लेयर है ये वाली अंतःस्तर है, ठीक है ना, ये अंतःस्तर उसी के लेयर के नीचे, ठीक है ना, मध्य स्तर कोशिकाएं क्या बनाती है, मध्य स्तर बनाती है, ठीक है ना, मध्य परत बनाती है, ठीक, ये बनाती है। तथा सबसे निचली कोशिका क्या बनाती है, टैपिटम बनाती है। तो अंतःस्तर के जस्ट के नीचे कोशिका क्या बनाती है, कौन सी लेयर बनाती है, मध्य परत बनाती है। और उसके जस्ट नीचे, ठीक है ना, ये वाला इस क्या बनाती है, टैपिटम बनाती है, ठीक है ना, क्या बनाती है, टैपिटम बनाती है, ठीक। ये टैपिटम क्या करती है, टैपिटम क्या होती है, एक कोशिकीय अंतःवृत्ति है ये, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पूछ सकता है कि यहाँ पे ये टैपिटम जो होता है कैसा होता है, एक कोशिकीय होता है या फिर बहुकोशिकीय होता है, ठीक। तो हम लोग क्या होता है कि टैपिटम जो होता है वो एक कोशिकीय होता है। ये क्या करती है, बाद में क्या होती है, नष्ट हो जाती है, क्या होती है, नष्ट हो जाती है। और नष्ट होने के बाद में जो लघु बीजाणु यहाँ से बनेगा, इससे लघु बीजाणु मात्र कोशिका से जो लघु बीजाणु बनेगा उसको क्या करेंगे, पोषण प्रदान करेंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे, पोषण प्रदान करेंगे, ठीक। क्योंकि उनके ग्रोथ के लिए इनको पोषण भी चाहिए, तो पोषण देने का काम कौन करेगा, टैपिटम करेगा। तो यहाँ से इसका कार्य भी पूछा जाता है कि टैपिटम का कार्य बताओ, तो हम लोग क्या बताएंगे, टैपिटम का कार्य क्या है, लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करना है, ठीक है ना। उसके बाद एक चीज और, ये जो सारी सेल्स हैं, ठीक है ना, परागकोश में जिन स्थानों पे स्फुटन, स्फुटन का मतलब क्या होता है, फटना, क्या होता है, फटना, कहीं से फटना, ठीक, इसको बोलते हैं स्फुटन। जहां से स्फुटन होना होता है वहां से उसकी भित्ति जो होती है, ये सब क्या है, भित्ति है, ठीक है ना, भित्ति दीवार ये सब क्या होती है, पतली हो जाती है। जैसे इसको यहाँ से फटना होगा तो यहाँ की लेयर क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी, ठीक है ना, इसकी यहाँ की लेयर क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी, ठीक। पतली हो जाएगी तो क्या होगा, वो वहां से फट जाएंगे, ठीक है ना। और जब फटेंगी यहाँ से लेयर, तो ये सब जो परागकण इसमें भरे हुए हैं ये सब क्या आने लगेंगे, कहाँ आने लगेंगे, बाहर आने लगेंगे, ठीक। ये सब परागकण कहाँ आने लगेंगे, बाहर। यहाँ सबसे अगर लेयर फट जाएंगे, जहां जहां भित्ति पतली हो जाएगी वहां से लेयर फट जाएंगे और क्या होगा, परागकण उससे बाहर आ जाएंगे। अब जो बात आती है जहां से फटना है, ठीक है ना, यानी यहाँ से भित्ति पतली होगी, उस वाले जगह को हम लोग क्या कहते हैं, रंध्रक कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं, रंध्रक कहते हैं, ठीक। इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इसको स्टोमियम। जहां जहां से इसको फटना होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रंध्रक, ठीक है ना। ये हो जाएगा, रंध्रक हो जाएगा, ठीक। ये लेयर हो जाएगी रंध्रक, जहां से फटना होगा फट के परागकण बाहर आ जाएंगे, ठीक, ठीक है ना। और इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग एक बार। और इन सभी चीजों का आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाने लगिए, ठीक है ना। यहाँ पे जितने भी चीजें लिखी गई हैं कुछ भी बाहर से आप लोग को नहीं लिखना है, ठीक है ना। जितना भी लिखा है इतना बोर्ड पेपर के लिए या फिर किसी भी तैयारी के लिए सफिशिएंट है। तो मैं कहना चाहूंगा कि जितनी भी चीजें यहाँ पे लिखी जाती हैं उसका प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए। इससे बाहर आपको कुछ नहीं लिखना है, जितना मैंने बोर्ड पे लिखा है, ठीक है ना, उतना ही लिखना है, उस आंसर के लिए उतना सफिशिएंट है, ठीक है ना। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। और अगर वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में।